हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? चलो भाई, हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी तो जल्दी से आ जाओ सभी। ठीक है। देखो, पॉलिटी की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पार्लियामेंट वाला टॉपिक चल रहा था। लेकिन हमने हमारा एक ऐप भी स्टार्ट कर दिया है बेटा। हमारे ऐप का नाम है अतुल्य पाठशाला। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ आपको, हमारे कोर्सेज के बारे में जो हमने हमारे ऐप पर स्टार्ट कर दिए हैं। देखो भाई, इसकी हमने अनाउंसमेंट कर दी थी। ये हमारे अभी इस साल के जो सिलेक्शन हो रखे हैं, जिसमें सीपीओ में सिलेक्शन हुआ है पवन बिस्ट का। इसका आप रोल नंबर भी चेक कर सकते हो। तो सीपीओ में इसने भी एक अपनी अच्छी रैंक यहाँ पर ली है। उसके बाद एक जीएसटी इंस्पेक्टर भी बना है, यहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ है सीजीएल से। उसके बाद मैं अब आपको कोर्स का बता देती हूँ। देखो, थोड़ा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स रहने वाला है जो एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और बैंक के लिए। ठीक है। स्टार्टिंग के जो शुरू के 7 दिन है उसके लिए आपकी फीस रहने वाली है 799। बाद में हो जाएगी 999 हो जाएगी यहाँ पर फीस। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और बैचेस स्टार्ट होंगे 24 नवंबर से। तो अगर किसी को कंप्लीट मैथ यहाँ पर पढ़नी है तो कंप्लीट मैथ का ये पूरा सिलेबस, वो जो पूरा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। 19 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हमने कर दिया और 24 नवंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट मैथ्स का हो गया। फिर रीजनिंग का चाहिए तो रीजनिंग का भी 24 तारीख से स्टार्ट है। रीजनिंग की फीस बहुत कम है, 399 रुपए फीस है भाई। ठीक है। आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस किसी के लिए भी रीजनिंग करनी है तो रीजनिंग का भी यहाँ पर एक कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही बेटा एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी तो वहां पर पर्टिकुलर रहता है कि हिंदी का सब्जेक्ट होगा। ठीक है। इंग्लिश के लिए भी अलग से क्लासेस, अगर सिर्फ किसी को हिंदी हिंदी पढ़नी है, किसी को सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जो हमारे कंप्लीट जीके का जो बैच है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका भी हमने 19 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और 24 नवंबर से कंप्लीट जीके के बैच स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। इसकी फीस है 999। आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जीडी का बैच भी हमने यहाँ पर अनाउंस कर दिया, जहां पर जीडी में आपको जिस भाई बच्चे मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, और जीके तो रहने वाली है लेकिन इंग्लिश और हिंदी में से कुछ भी चुनते हैं तो यानी कि आपके जो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं इनका भी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी फीस भी कितने रहने वाली है? 999। ठीक है। तो इसका कोर्स भी कब से स्टार्ट है? जीडी वाला जो बैच स्टार्ट है वो 27 नवंबर से। तो ये मैंने आपको कुछ हमारे जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं वो बता दिए। सीडीएस के लिए भी कंप्लीट जीके है, सीजीएल, रेलवे और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए भी कंप्लीट जीके। तो ये हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा ऐप डाउनलोड करो अतुल्य पाठशाला, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी डली हुई है और अब सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस के अकॉर्डिंग भी वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फ्री टेस्ट डल जाएंगे। वहां पर वो टेस्ट फ्री होंगे, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर जाके अपनी 20 क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज डाले जाएंगे। वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनका कोई कॉस्ट नहीं है। दिल्ली पुलिस के लिए अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो बेटा ओनली 99 रुपए में, ठीक है, 10 टेस्ट डले हुए हैं तो आप जाके वहां से खरीद सकते हो। ये हमारे सारे कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद बेटा पढ़ते हैं हम, हमारा पार्लियामेंट वाला टॉपिक चल रहा था तो पार्लियामेंट बताती हूँ मैं आपको। ठीक है। देखो भाई, लास्ट हमने पार्लियामेंट में आर्टिकल 109 तक कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने मनी बिल का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है वो पूरा पढ़ा था। हमने डिफरेंस भी देख लिया था कि एक ऑर्डिनरी बिल में और मनी बिल में क्या फर्क होता है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 110 में कि किसे आप मनी बिल मानोगे और किसे नहीं। तो सीधी सी बात है, कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा इस पे लास्ट डिसीजन तो किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का होता है भाई। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। लेकिन किस किस चीजों को आप मनी बिल के अंदर काउंट करोगे, तो ये सारा प्रोसेस हम देखते हैं आर्टिकल 110 के अंदर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, यानी कि मनी बिल के अंदर किस किस को काउंट करते हैं। और जैसे जैसे आप पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है तो हमेशा वो ये नहीं पूछेगा कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है। मनी बिल की डेफिनेशन 110 में आती है, लेकिन मनी बिल के अंदर आते कौन कौन से बिल है, किसको आप मनी बिल के अंदर काउंट करोगे और किसको नहीं काउंट करोगे। क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। तो देखो इधर, सबसे पहले आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन, किस किस को काउंट करोगे मनी बिल के अंदर। तो भाई सुनो, कोई भी जो टैक्स है, ठीक है, उस टैक्स को रेगुलेट किया गया हो, अबॉलिश किया गया हो, रिमिट किया गया हो, यानी कि टैक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी। ठीक है। अब इसमें लोकल बॉडीज नहीं लिखा हुआ, ओनली टैक्स लिखा हुआ। लोकल बॉडीज के टैक्स अलग होंगे वहां पर।
टैक्स को जितना भी हम यहाँ पर अधिरोपण, हिंदी में थोड़े शब्द अजीब है, अधिरोपण, उत्साधन, परिहार और परिवर्तन या विनियम, यानी कि टैक्स को लेकर इम्पोज, अबॉलिश, रेगुलेट, अल्टर, जितनी भी चीजें हम करेंगे वो सब किसके अंदर काउंट होती है? मनी बिल के अंदर काउंट होती है। और कौन सी चीजें? तो सुनो, भारत की जो संचित निधि होती है कंसोलिडेटेड फंड, और आकस्मिक निधि, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टीजेंसी फंड, इन दोनों से होने वाले सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, और सारे के सारे डिपॉजिट्स, यानी कि इन दोनों, देखो हमारे पास तीन तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड और कॉन्टीजेंसी फंड। हिंदी में बोलते हैं संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। तो इन तीनों में से जो दो होता है, संचित निधि और आकस्मिक निधि वाला, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड, इनसे होने वाले सारे के सारे खर्चे, ठीक है, और इनमें जितनी भी जमाएं हैं, ठीक है, जितना भी हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और जितना भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी किसके अंदर काउंट होती है? मनी बिल के अंदर काउंट होती है। और क्या मनी बिल के अंदर काउंट होगा? भारत सरकार ने जितना भी पैसा उधार ले रखा है भाई, वो चुकाना भी तो है, ठीक है, तो वो जो उधारियां हैं भारत सरकार की, वो भी किसके अंदर काउंट होती हैं? देखो उधारियों से हम ऐसा समझेंगे कि ये मनी बिल के अंदर कैसे आएगा यहाँ पर, लेकिन वो पैसा आपको रिटर्न भी तो करना है, तो पैसा तो चाहिए वहां पर। तो भारत सरकार की जो उधारियां हैं, भारत सरकार पे जो कर्जा है, वो भी किसके अंदर काउंट होगा? यहाँ पर मनी बिल के अंदर। उसके बाद और कौन से? भारत की संचित निधि पर भारित समस्त व्यय, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से, देखो शेड्यूल सेकंड अनुसूची 2 में भारत की संचित निधि के बारे में लिखा हुआ है इनडायरेक्टली। कैसे? क्योंकि उसके अंदर सैलरी आती है भाई, वेतन भत्ते, ठीक है, विशेषाधिकारी, सबकी बातें हो जाती है, पारिश्रमिक जो उनका श्रम बनता है। तो अनुसूची 2 में जो सैलरी दी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से ही दी जाती है। तो भारत की संचित निधि पर भारित सारे के सारे व्यय, सारे के सारे जो खर्चे हैं, वो भी अपन किसके अंदर काउंट करेंगे? धन विधेयक में, मनी बिल में। तो मनी बिल में हम क्या क्या काउंट करेंगे? टैक्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो, भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि से होने वाले सारे के सारे खर्चे, जितने भी डिपॉजिट हो रहे हैं वो हम सब कुछ काउंट करेंगे, ठीक है। भारत सरकार की जितनी भी उधारियां हैं, उधारियां शब्द याद कर लेना, जितनी भी उधारियां हैं वो भी हम मनी बिल के अंदर ही काउंट करेंगे। और संचित निधि पर भारित समस्त व्यय, सारे के सारे खर्चे भी हम किसके अंदर शामिल करेंगे? मनी बिल के अंदर ही करेंगे। अब ये तो वो चीजें हो गई जो मनी बिल के अंदर शामिल होती है। कोई ऐसा भी तो होगा जो मनी बिल के अंदर शामिल नहीं होता, तो क्वेश्चन ये बनकर भी तो आ सकता है, इनमें से कौन सी एक चीज है जो मनी बिल के अंदर शामिल नहीं होती है? तो देखो इधर कौन कौन सी चीजें जो मनी बिल में हम काउंट नहीं करते हैं। पहला है जुर्माना भाई, ठीक है, जुर्माना या फिर फीस। तो ये दोनों शब्द याद रखना कि फीस और जो जुर्माना होता है ये किसके अंदर शामिल नहीं होता है? धन विधेयक में शामिल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, जितनी भी हमारी जो लोकल बॉडीज होती है, स्थानीय निकाय होते हैं, उनके टैक्स से रिलेटेड भाई, लोकल बॉडीज, टैक्स बाय लोकल बॉडीज याद रख लेना आप तो, ठीक है। स्थानीय निकायों द्वारा जो कर का अधिरोपण किया जाता है, इम्पोजिशन, अबॉलिशन, जो कुछ भी किया जाएगा, अगर टैक्स के आगे लोकल बॉडीज लग गया तो इसका मतलब हम उसको मनी बिल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर लोकल बॉडी शब्द हटा दो तो हम टैक्स से रिलेटेड जितने भी अबॉलिशन, अल्टर, इम्पोज करने वाली चीजें हैं वो हम किस में काउंट कर देते हैं? धन विधेयक यानी कि मनी बिल में। तो क्या मनी बिल के अंदर आता है और क्या मनी बिल के अंदर नहीं आता है, वो दोनों चीजें यहाँ पता होनी चाहिए। तो क्या क्या नहीं आता है? जुर्माना और फीस मनी बिल के अंदर काउंट नहीं होती है। लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों द्वारा जो टैक्स अधिरोपित किया जाता है उसको भी हम मनी बिल के अंदर काउंट नहीं करते। अब अगली बात आती है कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो बेटा ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा यहाँ पर कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 109 में हमने मनी बिल का पूरा प्रोसेस पढ़ा था। तो पहली बात, मनी बिल सबसे पहले किस हाउस में रखा जाता है? लोकसभा में। फिर लोकसभा स्पीकर डिसाइड कर देता है, तो लोकसभा स्पीकर का यहाँ पर साइन होता है उस बिल पर। उसके बाद वो बिल राज्यसभा के पास पहुंचता है, ठीक है। और जब राज्यसभा के पास होकर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो इसका मतलब ऑलरेडी वो बिल मनी बिल बन चुका है यहाँ पर, और लोकसभा स्पीकर के यहाँ पर साइन है। तो बस यही बात कही गई है कि यदि आर्टिकल 109 से हम किसी मनी बिल को कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में भेजते हैं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पास देखो 3 ऑप्शन होते हैं, उस बिल को रिजेक्ट कर दे, उस बिल को एक्सेप्ट कर दे, अपनी असेंट, अपनी सहमति दे दे, ठीक है, या फिर उसको रोक कर रख ले। तो ये तीनों ऑप्शन राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 में मिलते हैं।
ठीक है। और आर्टिकल 111 में ये प्रेसिडेंट की वीटो पावर लिखी हुई है इनडायरेक्टली वहां पर कि प्रेसिडेंट किसी बिल के आने पर क्या क्या कर सकता है वहां पर। तो अगर राज्यसभा के पास वो बिल जाता है मनी बिल, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को आर्टिकल 111 से ऑप्शन मिलते हैं कि वो उसको क्या कर सकता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है, ठीक है। उस पर वो सस्पेंसिव वीटो, अपनी निलंबनकारी वीटो यूज नहीं कर सकता है। और कब नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उस बिल पर ऑलरेडी किसके साइन हो चुके होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के, यानी कि ये क्या बन चुका है? मनी बिल। तो यही सिंपल सी बात बताई गई है। तो मनी बिल के अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है, दोनों चीजें याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, इसे कौन डिसाइड करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा, ठीक है। क्लियर है? चलो देखो भाई, पानी पी के आते हो, है ना। चलो ये बात हो गई। उसके बाद देखते हैं, ये तो हमने आर्टिकल 110 से रिलेटेड बात कर ली है। अब बात आती है आर्टिकल 111 की, ठीक है। 111 में देखो, 111 में क्या लिखा हुआ है? विधेयकों की अनुमति, यानी कि डायरेक्टली आप तो एक शब्द याद रख लो, कौन सा? वीटो पावर, ठीक है। ये याद रख लेना भाई, वीटो पावर, ठीक है। अब राष्ट्रपति की विधि या कानून बनाने की शक्ति है, क्यों? क्योंकि कोई भी कानून, जो कोई भी जो बिल होता है, विधेयक होता है, जब वो राज्यसभा लोकसभा से पास होकर आता है तो राष्ट्रपति साइन करता है, उसके बाद ही वो बिल क्या बनता है? यहाँ पर विधि या अधिनियम बनता है, एक कानून बनता है। तो आर्टिकल 111 इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति की लॉ मेकिंग पावर की बात कर रहा है भाई, ठीक है। तो 111 में क्या याद रखोगे? विधेयकों पर अनुमति, यानी कि इसमें प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है? वीटो पावर है। अब बात आती है विधेयक। विधेयक क्या होता है? तो सुनो, विधेयक एक रॉ फ्रेम, एक कच्चा प्रारूप है। वहां पर जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते तब तक वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि विधेयक कैसा है भाई? एक रफ ड्राफ्ट है, बिल्कुल है। कितने तरह के होते हैं विधेयक? तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। किसको हम सरकारी विधेयक बोलेंगे और किसको हम गैर सरकारी विधेयक बोलेंगे? तो सुनो इधर, अगर कोई बिल किसी मंत्री के द्वारा पेश किया गया है, ठीक है, चाहे वो मंत्री हो और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ठीक है, तो ऐसे में वो बिल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट बिल बन जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी तरह का बिल हो। लेकिन अगर उस बिल को मंत्री के अलावा कोई अन्य सांसद, चाहे वो सत्ता का और चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे रूलिंग पार्टी का और चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, शर्त बस ये है कि वो मंत्री नहीं होना चाहिए। तो मंत्री के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो सांसद है वहां पर, तो उसके द्वारा अगर कोई बिल पेश किया जाता है, ठीक है, तो ऐसे में वो बिल क्या बन जाता है? गैर सरकारी विधेयक बन जाता है भाई। ये भी बात याद रखना, ठीक है। गैर सरकारी विधेयक, तो दो तरह के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक वो होता है, ठीक है, जिसे किसी मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि मंत्री होना चाहिए। और गैर सरकारी, जिसे हम प्राइवेट बिल भी बोल सकते हैं, निजी बिल, वो होता है जिसे सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों में से कोई भी हो, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी का, बस शर्त क्या होनी चाहिए कि वो मंत्री नहीं होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, उसके द्वारा पेश किया जाता है। तो ऐसे में वो बिल क्या बन जाता है? गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। कितने तरह के बिल है हमारे पास भाई? ये तो दो तरह के टाइप ऐसे हो गए। कौन कौन से विधेयक होते हैं? तो सुनो, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। यानी कि वैसे हमारे पास कितने तरह के विधेयक होते हैं? 4 तरह के। धन विधेयक, मनी बिल की तो हमने सारी बात पढ़ी ली। संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 में, ठीक है, पार्ट 20। संविधान संशोधन किसके अंदर आता है? भाग 20 में आता है, पार्ट 20 में, आर्टिकल 368, ठीक है। ये हो गया संविधान संशोधन विधेयक। फिर साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक आता है बेटा आर्टिकल 117 में। वित्त विधेयक को भी सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक में भी कुछ यहाँ पर सिमिलरिटी होती है यहाँ पर, ठीक है, कुछ चीजों में समान होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो मनी बिल होते हैं वो वित्त विधेयक, धन विधेयक है, वो सारे के सारे वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक भी नहीं होते। क्लियर है? तो एग्जाम्पल हो गए कौन कौन से विधेयक होते हैं?
साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक। अब बात आती है कि इनमें हम अंतर देखें कि भाई सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में पूरा पूरा क्या अंतर है। तो सुनो, सरकारी विधेयक होता है जो क्या किया जाता है, मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है, मंत्री के द्वारा। जबकि गैर सरकारी विधेयक होता है जो मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा यानी कि सांसद एमपी के द्वारा पेश किया जाता है भाई, ठीक है। फिर सरकारी विधेयक है तो ये सरकार की नीतियों को दिखाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक सार्वजनिक मामलों से रिलेटेड होता है भाई, ठीक है। अगर सरकार की नीतियों की बात हो रही है तो वो सरकारी विधेयक है यहाँ पर, और सार्वजनिक मामलों की बात हो रही है यहाँ पर तो वो कौन सा विधेयक बन जाता है, गैर सरकारी। यानी कि ज्यादातर गैर सरकारी जो प्राइवेट बिल होते हैं उसमें हम सार्वजनिक मामले रखते हैं। उसके बाद संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी संभावना होती है बेटा, क्यों, क्योंकि अगर ये पारित नहीं होता ना तो सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर कोई बिल प्राइवेट बिल है तो जरूरी नहीं है संसद उसे पास भी करे या नहीं करे, ठीक है। उसके बाद अगर संसद द्वारा ये रिजेक्ट हो गया तो बेटा सरकार को त्याग पत्र देना पड़ जाता है, यानी कि सरकार गिर जाती है, यहाँ पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठ जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट बिल, गैर सरकारी विधेयक, निजी विधेयक यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता सरकार पर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों में कि देख लो अगर सरकारी विधेयक पास ही नहीं हुआ तो सरकार गिरने की नौबत आ रही है यहाँ पर। तो ज्यादातर संभावना होती है कि ये संसद इसे पास ही करती है, वरना सरकारी गिरने पे बात आ जाएगी तो इसका मतलब इसे तो पास कराना ही करना है। जबकि प्राइवेट बिल में ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है। उसके बाद संसद में प्रस्तुत करने के 7 दिनों के अंदर इसमें नोटिस होता है, ठीक है। जबकि इसमें जो नोटिस की डेट होती है वो कितने महीने होती है, 1 महीने होती है भाई, ठीक है, यहाँ नोटिस चलता है। उसके बाद उस संबंधित विभाग, भाई जिस विभाग से रिलेट कर रहा है उसके विधि विभाग से परामर्श तैयार किया जाता है। जिस विभाग से, डिपार्टमेंट से लेकर यहाँ पर जिस भी विभाग से वो रिलेट कर रहा है वहां से हम बिल लेकर आए तो उसी डिपार्टमेंट के विधि विभाग से हमें क्या लेनी होती है, यहाँ पर परामर्श तो करना होता ही होता है, ठीक है। जबकि यहाँ निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है, नहीं जो सदस्य उसे पेश कराए सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर। तो देखो बहुत अंतर है यहाँ पर, सरकारी विधेयक पूरा सरकार की नीतियों को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पास नहीं हो रहा है तो पूरी की पूरी संभावना है कि सरकार यहाँ पर गिर जाएगी, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और देखो अंतर सरकारी विधेयक में, ठीक है। तो ये सरकारी विधेयक और हमारे गैर सरकारी विधेयक उसमें हो गया। उसके बाद आता है बेटा आर्टिकल 112। अब सुनो, ये मत सोचना कि वीटो पावर नहीं पढ़ा रही हूँ, वीटो पावर जब प्रेसिडेंट पढ़ाया है तब वहां पर पूरा डिटेल में तीनों की तीनों वीटो पावर पढ़ा दी है। तो वीटो पावर की डिटेल ही आगे आर्टिकल 111 में लिखी हुई है, तो उसको दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 112 और पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये आर्टिकल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बजट आता है। लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द लिखा हुआ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द नहीं है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, ये लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है इसमें, तो केंद्र सरकार का, संघ सरकार का यानी यूनियन का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट तो हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है, लेकिन कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति करवाता है। किसके माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से। और ये जो बजट होता है ये कौन सा बिल होता है, तो ये धन विधेयक होता है भाई, ये याद रखना कि जो हम बजट पेश करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किस तरह का बिल होता है। तो देखो 4 तरह के बिल पढ़े हमने, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो ये किस तरह का बिल है, तो ये धन विधेयक आता है, बजट, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बजट शब्द लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है इसकी जगह, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है भाई, ठीक है, याद रखना। कौन पेश करवाता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति। किसके माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से भाई। उसके बाद देखो आजकल जो हमारे बजट थे, आम बजट और रेल बजट, इसको क्या कर दिया था, अलग कर दिया गया था। लेकिन हमने इसको वापस क्या कर दिया, एक तो फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि विलियम ऑकवर्थ एक समिति थी, उनके कहने पर रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया था, 1924 में अलग कर दिया था, ठीक है। जबकि वापस इसे हमने फिर से एक कर दिया है विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर 1 फरवरी 2017 को हमने फिर से रेल बजट को आम बजट के अंदर शामिल कर दिया। क्यों, क्योंकि सरकार पे बहुत ज्यादा वर्डन आ रहा था, यहाँ पर लोड आ रहा था, एक्स्ट्रा खर्चे ज्यादा हो रहे थे दोनों बजट अलग अलग पेश करने में चीजें, ठीक है। सरकार पे यहाँ पर कर्जा भी बढ़ रहा था, तो इन्होंने वापस, याद रखना, 1924 में जो हमने रेल बजट आम बजट से अलग करा था उसे हमने 2017 में फिर से क्या कर लिया, एक
और कौन सी समिति के कहने पर? तो विवेक देवराय। भले ही ये 2017 की बात है, लेकिन अब तक भी ये पेपर में पूछी जाती है और हमेशा पूछी जाएगी, क्योंकि ये एक फैक्ट फिक्स हो चुका है कि हमने रेल बजट और आम बजट को कब एक कर दिया। तो कब एक कर दिया? 1 फरवरी 2017 को। किसके कहने पर? विवेक देवराय समिति के कहने पर। जबकि अलग कब करा था? 1924 में, जब ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, तो विलियम ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर। तो 112 में हमें क्या याद रखना है? बजट। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बजट लिखा हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, कौन पेश करवाता है? तो राष्ट्रपति से संसद में रखवाता है। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। तो याद रखना, पेश कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति करवाता है, वित्त मंत्री नहीं कराता है। वित्त मंत्री के माध्यम से उसे पेश करवाया जाता है। तो सेंटेंस में फर्क होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो ये चीज लिखी हुई है कि भाई क्या बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है? तो नहीं है। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है शब्द। ठीक है, किसके माध्यम से बजट तैयार किया जाता है? तो सीधी सी बात है, वित्त मंत्रालय तैयार करेगा। लेकिन वित्त मंत्रालय का भी कौन सा डिपार्टमेंट याद रखोगे? तो आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पर। तो वित्त मंत्रालय के भी आर्थिक कार्य विभाग द्वारा क्या किया जाता है? हमारा जो बजट है वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ से एक अच्छा सवाल बन सकता है कि बजट कौन तैयार करता है? तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, और वित्त मंत्रालय में भी कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक कार्य विभाग, ये याद रखना। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द है? तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या लिखा हुआ है इसकी जगह? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा। तो ये किसकी बात हो गई है? आर्टिकल 112 की। उसके बाद और क्या क्या चीजें आती हैं आर्टिकल 112 में? देखो इधर भाई, कौन कौन सी निधि है जो भारत की संचित निधि पर भारित होती है, यानी कि जहां से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो किस किस को देने के लिए? देखो, सैलरी सबसे पहले किसकी याद रखेंगे हम? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, भाई सैलरी प्रेसिडेंट की। उसके बाद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की सैलरी, फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस और अदर जजेस है उनकी सैलरी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस की सैलरी, साथ में कैग, इसकी भी सैलरी किस पर ही भारित होती है? भारत की संचित निधि पर भारित होती है भाई। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड्स हम किस किस को सैलरी दे रहे हैं यहाँ पर? ये बात क्लियर कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 112(3) में। कौन भारत की संचित निधि पर भारित होता है? तो प्रेसिडेंट की सैलरी दोगे वहां से। वाइस प्रेसिडेंट ही तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है। फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और सारे जजेस, हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस और बाकी के सारे जजेस। ठीक है, और साथ में किसको देनी है हमें? कैग को भी सैलरी देनी है। तो कैग के वेतन भत्ते भी उसी में आते हैं। और किस किस को? तो यूपीएससी भाई, यूपीएससी के जो हमारे चेयरमैन है, ठीक है, उन सबको, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उन सब की भी सैलरी हम कहाँ से देते हैं? भारत की संचित निधि से ही देते हैं। उसके बाद ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, मान लो ऐसा कोई ऋण जो भारत सरकार को ही चुकाना है, उसे भी हम किससे निकालेंगे? कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि से ही निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा कोई और बिल्कुल संसद द्वारा कोई अन्य खर्चा है, उसको भी हम संचित निधि से ही निकालेंगे। ठीक है, फिर कोर्ट, पंचायत, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, इन पर किया गया कोई खर्चा है तो इन खर्चों को भी हम भारत की संचित निधि से ही निकालेंगे। और याद रखना, संचित निधि पर जो भारत व्यय होता है उस पर केवल चर्चा कराई जाती है, वोट नहीं डालते हैं कि भाई वोट डालो पैसे देने या नहीं देने, नहीं, सिर्फ बहस होती है वहां पर। तो याद रखना कि भारत की संचित निधि पर जब हम पैसा निकालते हैं, ठीक है, इन सब पर भारत जो व्यय, इन पर क्या चर्चा होती है? तो सिर्फ और सिर्फ चर्चा होती है, मतदान वोट नहीं होते। तो आजकल पेपर में ना ऐसे शब्द दे देते हैं कि संचित निधि पर भारत व्यय पर केवल चर्चा और मतदान दोनों होता है। तो केवल चर्चा होती है, केवल बातचीत होती है, कितना रखना है कितना नहीं, और वोटिंग वाली कोई जैसी कोई चीज नहीं होती, मतदान नहीं होता है भाई इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 113। 113 बहुत इंपॉर्टेंट है। 113 को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, देखो 111 में हमने क्या याद रखा? वीटो पावर याद रख लो। ठीक है, 112 में बजट शब्द याद रख लो, 113 में डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग याद रख लो भाई। ठीक है, अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, अब बात आती है कि अनुदान की मांग, पहले तो क्या आप सीधा संसद में रख दोगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा सवाल क्या बन सकता है कि अनुदान की मांग सबसे पहले तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। उसके बाद कहाँ पेश करोगे? तो अनुदान की मांग पहले लोकसभा में ही पेश की जाती है, राज्यसभा का कोई इतना रोल नहीं है। ठीक है, लोकसभा को शक्ति है कि वह उसे अनुमति दे। भाई आपने डिमांड तो कर ली, लेकिन उस डिमांड को एक्सेप्ट करना है,
या रिजेक्ट करना है, लोकसभा के हाथ में, या फिर एक्सेप्ट कर ली। अब आपने जितने पैसे मांगे, जरूरी नहीं है लोकसभा उतने ही पैसे दे आपको, ठीक है। तो ऐसे में लोकसभा कटौती कर सकती है, तो बिल्कुल कटौती कर सकती है। तो याद रखना, अनुदान की मांग पहली बात तो लोकसभा में रखी जाती है। लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो इसे अनुमति एक्सेप्ट भी दे सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। और अगर अनुमति दे रही है तो कमी करके यानी कि कटौती करके भी अनुमति दे सकती है, ठीक है। उसके बाद यदि अनुदान की मांग भी पारित नहीं होती है तो भी सरकार गिर जाती है। तो देखो भाई, इसका मतलब ये भी एक सरकारी बिल के रूप में ही है, धन विधेयक के रूप में ही है अनुदान की मांग, ठीक है। तभी तो यहाँ पर सरकार गिरने की बात हो रही है। उसके बाद अनुदान की मांग पर लोकसभा में देखो चर्चा भी होती है और वोट भी होता है। लेकिन अगर बात राज्यसभा की आ जाए, ठीक है, तो राज्यसभा में केवल चर्चा होती है, कोई वोटिंग नहीं होती है। तो स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां हमें ध्यान रखना है कि लोकसभा में वोटिंग भी होती है और चर्चा भी होती है, जबकि राज्यसभा में केवल चर्चा होती है, वोटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, यानी अनुदान की मांग को बिना चर्चा करे सीधे ही मतदान। भाई कई बार होता है आपने चर्चा ही नहीं करी, सीधा क्या डलवा दी लोकसभा में वोटिंग। तो इसे एक नया शब्द कहते हैं गिलेटिन। तो जब हमारे अच्छे पेपर आते हैं ना बड़े लेवल के, वहां ऐसे पूछता है कि गिलेटिन क्या होता है। तो गिलेटिन किससे रिलेट करता है भाई? आर्टिकल 113 डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग। यानी कि अगर आपने मांग करी और लोकसभा में उस पर चर्चा नहीं हुई, डायरेक्ट वोटिंग हो गई है बिना चर्चा के, बिना बहस के, तो ऐसे में हम उसे क्या बोलते हैं? गिलेटिन बोलते हैं। क्लियर है? के बाद आता है आर्टिकल 114। 114 में क्या आता है? विनियोग विधेयक आता है। क्या होता है ये विनियोग विधेयक? सुनो इधर, ठीक है। विनियोग विधेयक क्या होता है? हमारे पास 3 तरह की निधि है, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि, ठीक है। तो अगर हम संचित निधि से पैसा निकालने के लिए हमें किसकी परमिशन चाहिए होती है? संसद की। लेकिन परमिशन निकालने के लिए भी हमें संसद में एक बिल पेश करना पड़ेगा, तो उसी बिल को क्या बोला जाता है? विनियोग बिल बोला जाता है, ठीक है। लोक लेखा निधि से पैसा निकालना होता है तो किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालना होता है तो हमें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। आकस्मिक निधि में बेटा 500 करोड़ रुपए रखे होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 267 के अंदर आता है वो। तो देखो, विनियोग विधेयक सीधा याद रखो कि विनियोग, अप्रोप्रिएशन बिल अप्रूव करा रहे हो भाई, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अप्रोप्रिएशन को आप अप्रूव से याद रख सकते हो। तो ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 114। तो 112 में क्या आ रहा है? बजट। 113 में डिमांड फॉर ग्रांट और 114 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अप्रोप्रिएशन बिल की बात हो रखी है। विनियोग विधेयक क्या है? अगर आपको संचित निधि से पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड से, तो पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन उस ऐसे थोड़ा ना कि हाँ भाई सीधा आके बोल दिया परमिशन दे दो, नहीं। एक बिल लाओगे, फिर पार्लियामेंट उस पर अपनी अनुमति देगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इधर, तो संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो उसी के लिए हम एक बिल लाते हैं, और वही बिल क्या कहलाता है? विनियोग विधेयक कहलाता है। और क्या ये विनियोग विधेयक भी धन विधेयक के बराबर होता है? तो बिल्कुल होता है। बजट भी हमारा धन विधेयक है। अनुदान की मांग भी अगर पारित नहीं होती है तो सरकार करने की बात आ रही है, यानी कि ये भी एक धन विधेयक के रूप में। और विनियोग विधेयक भी क्या धन विधेयक के समान है? तो बिल्कुल है भाई, ठीक है। तो विनियोग विधेयक समझ में आ गया कि अगर संचित निधि से पैसा निकालना है तो किसकी परमिशन चाहिए? संसद की। लेकिन संसद में कोई बिल तो पेश करना पड़ेगा परमिशन के लिए, तो वो जो बिल पेश करेंगे उसी को ही हम क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। तो ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद आता है बेटा आर्टिकल 115, यहाँ तक हो गया 114। देखो अब हमारा पार्लियामेंट वाला टॉपिक खत्म होने वाला है, आज की क्लास में हम इसे एंड कर देंगे 122 तक। अब उसके बाद सुनो, 115 में भी पैसे की बात हो रही है। अनुपूरक या फिर अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ठीक है। 2 शब्द है हमारे पास कि अनुपूरक अनुदान क्या होती है? सप्लीमेंट्री, ठीक है, और एडिशनल। अब इसको ना नाम से याद कर सकते हो, देखो भाई, सप्लीमेंट्री और एडिशनल, ठीक है। सुनो इधर, सप्लीमेंट्री को कैसे याद रख सकते हो? हिंदी में बोलेंगे अनुपूरक। अनुपूरक का मतलब क्या है? मान लो आपको 1 साल के लिए कोई पैसा दिया गया खर्चा करने के लिए, ठीक है, और वो 1 साल से पहले ही खत्म हो गया। अब आपको एक्स्ट्रा चाहिए। भाई हम एग्जाम में कैसे याद रखते हैं? कौन सप्लीमेंट्री लेता था? जिसकी 1 कॉपी भर गई और उसे दूसरी कॉपी और देते थे, हाँ भाई एक एक्स्ट्रा शीट और चाहिए, तो हम उसे सप्लीमेंट्री तो बोलते थे वहां पर। अनुपूरक कि आपको 1 साल के लिए इतना खर्चा करने का हमने जो बजट दे रखा है वो समय से पहले क्या हो गया? खत्म हो गया, और अब आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए उसी काम के लिए और। तो ऐसे में उसी को ही क्या बोलते हैं? अनुपूरक मांग बोलते हैं, ठीक है। तो कौन क्या होती है सप्लीमेंट्री डिमांड? अनुपूरक मांग। जब एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई राशि उस वित्तीय वर्ष से पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो जा रही है और अभी तो काम करना है,
तो पैसा तो चाहिए, तो ऐसे में जिस राशि की मांग की जाती है कि भाई और पैसा हमें चाहिए, तो उसी राशि को हम क्या बोलते हैं, अनुपूरक मांग, सप्लीमेंट्री डिमांड। ठीक है। जबकि दूसरी होती है हमारे पास एडिशनल। अब इसको भी नाम से याद रख सकते हो, एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा निकल जाए यहाँ पर। तो सुनो, अतिरिक्त मांग क्या होती है, एडिशनल डिमांड, जब एक वित्तीय वर्ष में कोई नई सेवा परिकल्पित की जाए। भाई ठीक है, कोई नई सेवा आ गई, ठीक है, उसका पहले से हमने क्या नहीं बता रखा है, कोई उल्लेख नहीं कर रखा है, ऐसे में उस पर भी तो खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए उस एक वित्तीय वर्ष के अंदर। ये एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, एडिशनल खर्चा है हमारा। भाई हम बोले हमारा महीने का खर्चा इतना है, लेकिन हमें पता अगले महीने हमें वहां जाना है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा अगले महीने एक एडिशनल खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास पैसे खत्म नहीं हुए, लेकिन हमारे खर्चे का एक सोर्स बढ़ गया है कि इस पर भी हमें इस महीने ये एक्स्ट्रा खर्चा करना है। तो वही क्या होता है, एडिशनल डिमांड होती है। तो हिंदी में बोलते हैं इसे अतिरिक्त मांग। तो कंफ्यूज मत होना, अनुपूरक मांग में पैसा समय से पहले खत्म हो रहा है और उससे पैसा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुपूरक मांग। जबकि पैसा हमें पूरा दे रखा है हमारे पास, बजट हमारा सही चल रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, भाई कोई नई सेवा आ गई, अब उस पर भी तो पैसा खर्च करना है। तो ऐसे में वो जो हमें एडिशनल डिमांड हम करते हैं, वही क्या है, हमारी अतिरिक्त मांग। ठीक है, अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान। तो अगर आपको शब्द याद है ना, तो आप पहचान सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी भाषा में, जितना सरल शब्दों में समझाया जा सकता है उतना समझा दिया मैंने आपको यहाँ पर। तो आर्टिकल 115 में क्या याद रखोगे, सप्लीमेंट्री और एडिशनल या फिर हायर ग्रांट्स। ठीक है, तो देखो 112 में हम बजट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 112 से लेके 115 तक अभी तक हमारी सारी बातें किसकी चल रही है, यहाँ पर पैसे की चल रही है। 112 में हमने बजट पढ़ लिया, 113 में हमने डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग पढ़ ली है। ठीक है, फिर 114 के अंदर हमने विनियोग विधेयक, संचित निधि से पैसे निकालने, तो एक बिल और पेश करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल की बात कर ली। और 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांग कर ली है। तो देखो 112 से लेके 115 तक अभी तक पैसे की ही बात चल रही है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 116। 116 भी पैसे से रिलेटेड ही है भाई। देखो इधर कैसे, 116 में कौन कौन से शब्द हैं, देखो इधर, इसमें लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। भाई हिंदी के शब्द बड़े अजीब हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सारे शब्दों का क्या किया गया भाई, एक तरह से उल्लेख। तो सुनो इधर, लेखानुसार क्या होता है, वोट इन अकाउंट से याद रख सकते हो आप लेखानुसार को। क्या है ये, वोट इन अकाउंट। अब देखो इसमें वोट शब्द आ रहा है ना, लेखानुसार या लेखानुदान का मतलब क्या है। तो सुनो, पहली बात, ये कब लाया जाता है, तो ये चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है। ठीक है, और इसके तहत हमें 2 माह की अग्रिम राशि, यानी कि जो पहले ही खर्चा होता है वो दी जाती है, जो कुल राशि का 1/6 भाग होती है। ठीक है, यानी कि पहली बात तो लेखानुदान कब लाया जाता है, तो चुनावी वर्ष में। भाई खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 महीने पहले ही एक एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं इनको, अग्रिम राशि दे देते कि जाकर खर्चा कर लो, जो टोटल का 1/6 होता है। यानी कि आपने पूरा पैसा नहीं दिया, अभी सिर्फ आपने क्या करा है, थोड़ा सा पैसा पहले से दे दिया खर्च करने के लिए। तो वो जो आपने पहले पैसा दिया उसी को क्या बोला जाता है, लेखानुदान। तो लेखानुदान आप याद रख सकते हो इलेक्शन से, बजट शब्द, वो बजट नहीं सॉरी, चुनाव, इलेक्शन। ठीक है, जो टोटल अमाउंट का कितना होता है, 1/6 होता है। उसके बाद प्रत्यानुदान क्या होता है भाई, किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से अगर आपको क्या चाहिए, कोई सर्विस है आपकी और आकस्मिक रूप से अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई अचानक, कोई वित्तीय वर्ष की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वित्तीय वर्ष की बात हो रही, तो ये अतिरिक्त अनुदान होता वहां पर। ठीक है, अतिरिक्त मांग हो जाती वहां पर हमारे लिए, एडिशनल डिमांड होती। लेकिन ये हमारी कैसी है, ग्रांट ऑफ क्रेडिट है। ये ग्रांट ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपको अचानक किसी सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट हो गई कि हमें पैसा चाहिए। ठीक है, तब हम ऐसे में कौन सी वाली मांग करते हैं, तो ग्रांट ऑफ क्रेडिट करते हैं भाई। ठीक है, लास्ट आता है हमारा एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, अपवादानुदान, इसका मतलब क्या होता है कि जब यह किसी विशेष प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक कारण होना चाहिए आपके पास। ठीक है, किसी स्पेसिफिक कारण, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, उस पर मंजूर की गई राशि भाई। ठीक है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अपवादानुदान। कि एक नया भाई अपवाद आ गया भाई यहाँ पर, कि हमने इसकी बात पहले नहीं कर रखी थी, लेकिन अचानक से हमें इसकी भी जरूरत पड़ गई। तो किसी विशेष प्रयोजन, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम जो राशि, जो अमाउंट यहाँ पर ग्रांट करते हैं, देते हैं, उसी को ही क्या बोला जाता है, एक्सेप्शनल ग्रांट बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। और इसका उल्लेख उस वित्तीय वर्ष में नहीं होता। भाई वित्तीय वर्ष में कैसे होगा, अगर वित्तीय वर्ष में होता और पैसा कम पड़ रहा होता
तो ये तो अनुदान ही हो जाता, ठीक है, सप्लीमेंट्री हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये शब्दों का फर्क है। तो देखो यहाँ पूछ सकता है कि अतिरिक्त क्या होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर वोट इन अकाउंट क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है, ग्रांट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, तो ये हमसे पूछ सकता है। तो जो हमारे बड़े लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पर ऐसा आ सकता है, या फिर छोटे एग्जाम्स में सीधा सीधा शब्द देकर आपसे आर्टिकल पूछ सकता है। तो आर्टिकल 16 में कौन कौन से शब्द हैं, आर्टिकल 15 में, इनको आप एक शब्द में यहाँ पर लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स बना लेना, उससे जल्दी याद होता है। उसके बाद आता है बेटा आर्टिकल 117। तो देखो 109 में हम मनी बिल का पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं, 117 में हम सारी बात करते हैं वित्त विधेयक के बारे में, ठीक है। तो सुनो इधर, इसमें आता है वित्त विधेयक, जबकि क्या होता है इसमें धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य आय के मामले भी आते हैं। यानी कि वित्त विधेयक में धन विधेयक के मामले तो आते ही आते हैं, साथ में और जो विधेयक होते हैं, अन्य जो खर्चे होते हैं, वो सारे भी हम किसके अंदर काउंट कर देते हैं, वित्त विधेयक के अंदर, ठीक है। कौन कौन है जो इस वित्त विधेयक में क्या क्या शामिल होते हैं, तो सुनो, सारे के सारे धन विधेयक बिल्कुल शामिल होते हैं। आर्टिकल 117 एक से जिसे हम वित्त विधेयक मान रहे हैं वो, और वित्त विधेयक सेकंड, तो वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड, ये सारे किसके अंदर आते हैं, वित्त विधेयक के अंदर ही आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे धन विधेयक क्या होते हैं भाई, वित्त विधेयक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और वित्त विधेयक के भी टाइप्स होते हैं, तो ये जो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2, ये भी किसके अंदर शामिल है, इस वित्त विधेयक के अंदर ही शामिल है, ठीक है। तो 117 सीधा एक शब्द में याद रखना, आप तो यहाँ से वित्त विधेयक बस, ठीक है। और अगली लाइन क्या याद रखनी है कि सारे मनी बिल्स जो हैं, सारे के सारे धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। देखो भाई क्या फर्क है दोनों में, सुनो इधर, पहला अंतर, धन विधेयक की डेफिनेशन हम किस में पढ़ते हैं, आर्टिकल 130 में, जबकि वित्त विधेयक फाइनेंस बिल की बात हम किस में पढ़ते हैं, आर्टिकल 117 में, ठीक है। और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, सुनो, सबसे पहले ये भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है और वित्त विधेयक भी सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यानी कि क्या कुछ चीजों में वित्त विधेयक धन विधेयक के समान है, फाइनेंस जो बिल होता है क्या वो मनी बिल के समान है, तो बिल्कुल है, क्योंकि दोनों पहले लोकसभा में आ रहे हैं। इसे लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर भी लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो बेटा ये दो सिमिलरिटी है जहां पर ये दोनों बिल को बराबर दिखाती है, चाहे वो धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक, दोनों को ही पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और दोनों को ही पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, प्रियोर अप्रूवल यहाँ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता और रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। राज्यसभा संशोधन करने के लिए सिर्फ सिफारिशें कर सकती है, उस सिफारिश को मानना या ना मानना किस पर डिपेंड करता है, लोकसभा पर, ठीक है। जबकि वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित और अस्वीकार, रिजेक्ट भी किया जा सकता है और अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को नहीं किया जा सकता। तो अंतर आ सकता है पेपर में। तो देखो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक याद रखना, फिर धन विधेयक और वित्त विधेयक के अंतर याद रखना। तो सिमिलरिटी कहाँ कहाँ पर है, दो चीजों में, दोनों को लोकसभा में पेश करते हैं और दोनों को ही पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के अंदर पावर कैसी है, तो राज्यसभा के मामले में धन विधेयक की जो पावर है यहाँ पर वो लोकसभा के पास जाता है, राज्यसभा के पास नहीं है। क्यों, क्योंकि लोकसभा उसे पास करती है, राज्यसभा के लिए तो सिर्फ 14 दिन का टाइम दिया जाता है यहाँ पर, बस 14 दिन, 14 डेज तक ही रोक के रख सकती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाता है मनी बिल। संशोधन भी नहीं कर सकती है, सिर्फ सिफारिश कर सकती है कि चेंज कर दो, उस सिफारिश को मानना ना मानना भी लोकसभा पे डिपेंड करता है। जबकि वित्त विधेयक में ऐसी कोई चीज नहीं है, वित्त विधेयक को राज्यसभा संशोधित भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, और यहाँ ना तो कोई रिजेक्ट का ऑप्शन है और ना ही कोई अमेंडमेंट का ऑप्शन है, ओनली रिकमेंडेशन, मानना ना मानना लोकसभा के हाथ में, ठीक है। ये हो गया 117 हमारा। और देखो और क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर, राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। इसका मतलब सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकता, निलंबनकारी वीटो यूज नहीं कर सकता यहाँ पर प्रेसिडेंट मनी बिल पर, जबकि राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो देखो बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद धन विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, आर्टिकल 108 का यूज नहीं कर सकते आप। क्यों, क्योंकि राज्यसभा तो के पास से मात्र 14 दिन रुकेगा, अगर रोकती भी है तो ऑटोमेटिकली पास है,
और जब पास ही है एक हाउस से तो ज्वाइंट सिटिंग की तो जरूरत है ही नहीं। जबकि वित्त विधेयक को पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा के पास पावर है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि भाई ये किस तरह का विधेयक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जबकि धन विधेयक, कोई विधेयक बनेगा या नहीं बनेगा, ये किसके साइन पर डिपेंड करता है, लोकसभा स्पीकर के। उसके बाद धन विधेयक की सारी बात सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 के अंदर आती है, जबकि 117 है तो ये 110 के अलावा भी 117 बाकी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसके अंदर 110 के अलावा भी और जितनी चीजें होती हैं वो भी आर्टिकल 117 के अंदर शामिल होती है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक के डिफरेंस में बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट में क्या याद रखोगे, क्या सभी के सभी मनी बिल्स फाइनेंस बिल होते हैं, धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है भाई, याद रखना किन किन मामलों में दोनों समान होते हैं, दोनों में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है और दोनों में ही सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना वित्त विधेयक को पेश करने के लिए 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो वित्त विधेयक के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे रखा है, पार्लियामेंट को कितने दिन का, 75 दिनों का टाइम पीरियड दिया जा रखा है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बात हमारी किसकी हो गई, आर्टिकल 117। उसके बाद आता है आर्टिकल 118। सुनो भाई, 118 में क्या होता है तो सुनो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया का नियम। क्या होता है प्रक्रिया का नियम, तो संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया यानी कि कार्यवाही के संचालन हेतु नियम बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। राज्यसभा को काम करना है तो राज्यसभा के भी अपने नियम होने चाहिए, लोकसभा को काम करना है तो लोकसभा के भी अपने नियम होने चाहिए। ठीक है, और लोकसभा के नियम बनाने की सारी पावर किसके पास है, लोकसभा स्पीकर के पास है। यानी कि जो हाउस है उसको ये पावर है कि वो अपने कार्य को, अपने जो काम है उसको सबको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर नियम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया संबंधित जो भी नियम होगा वो भी बना सकेगा। तो इसका मतलब से किस किस की परमिशन चाहिए, प्रेसिडेंट को। यहाँ पर क्योंकि संयुक्त बैठक में दोनों हाउस चाहिए, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, तो यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यसभा के तो सभापति से पूछेगा और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श कर रहा है भाई। ठीक है, परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसके लिए कोई नियम बना सकता है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये बात हमने पढ़ी थी आर्टिकल 118(3) में। देखो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108, संयुक्त बैठक बुला कौन सकता है, राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त बैठक को प्रिसाइड, अध्यक्षता कौन करेगा, हमेशा लोकसभा स्पीकर करेगा यहाँ पर। ठीक है, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 118 से। उसके बाद आता है आर्टिकल 119। 119 में बहुत सिंपल है, कुछ याद नहीं करना अपना, वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया को लेके बस इतना ही याद रखना है कि संसद में वित्तीय कार्यवाही से संबंधित जो भी विनियम होगा वो कौन से आर्टिकल 119, और 119 पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, 112, 113, 114, 115 ये इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 112, 113, 114 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो है 120। क्यों, क्योंकि इसमें संसद में बोलने वाली भाषा के ऊपर बात हो रखी है। भाई मान लो कोई व्यक्ति जो सांसद तो बन गया लेकिन उसे ना हिंदी आती ना उसे इंग्लिश आती है, उसे तो अपनी लोकल लैंग्वेज अपनी मातृभाषा आती है, तो क्या वो ऐसे में अपनी मातृभाषा का यूज कर सकता है संसद में, तो बिल्कुल कर सकता है। यानी कि संसद में बोली जाने वाली भाषा के लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 120। ठीक है, देखो भाई संसद की जितने भी कार्यवाही होती है वो या तो हिंदी भाषा में होती है या अंग्रेजी में होती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अपनी कोई स्पीच और भाषण है वो ना तो हिंदी में दे सकता है ना ही अंग्रेजी में दे सकता है, तो ऐसे में अगर वो लोकसभा का है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ेगी, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद वो अपनी मातृभाषा में वहां पर स्पीच दे सकता है। तो वैसे तो सारे कार्यवाही किस में होगी, हिंदी और इंग्लिश में संसद की, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नहीं आती, ना हिंदी बोली जा रही है ना इंग्लिश, तो अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। पहले उसको बस परमिशन लेनी पड़ेगी, राज्यसभा का है तो सभापति से, लोकसभा से तो लोकसभा अध्यक्ष से। तो याद रखो इधर। ठीक है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 120। अब 121 और 122 इसको याद रखने का सबसे सही तरीका है कि देखो संसद न्यायालय के मामले में नहीं बोलेगी और न्यायालय संसद के मामले में नहीं बोलेगा, भाई कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी आपस में। तो ये दोनों चीजें किससे जुड़ी हुई, आर्टिकल 21 से और आर्टिकल 122 से। देखो भाई 121 क्या कहता है,
संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। किस बात की चर्चा पर? न्यायपालिका ने क्या कार्य करा है, न्यायपालिका कैसे कार्य कर रही है, कार्य प्रणाली पर कोई टीका टिप्पणी कौन नहीं करेगा? संसद नहीं करेगी। संसद के पास कोई अधिकार नहीं है कि कोई जो जज है वो अपना यहाँ पर क्या फैसला सुना रहा है, क्या हुआ है, क्या खबर चल रही है, यानी कि न्यायालय की कोई भी बात कहाँ पर नहीं आएगी? संसद में नहीं आएगी। ये बात हमें कौन से आर्टिकल में याद रखनी है? आर्टिकल 121 में। ठीक है, लास्ट 122 न्यायालय द्वारा। अब न्यायालय का भी तो राइट है भाई। 121 में तो हमने संसद वालों को बोल दिया कि न्यायालय के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, तुम्हें बोलना भी नहीं है न्यायालय क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। लेकिन 122 न्यायालय पे भी तो लागू होगा। न्यायालय भी संसद की कार्यवाही की कोई जांच नहीं करेगा, न्यायपालिका भी संसद की कार्य प्रणाली पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगी। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं उठाएगा जाएगा इस पर। ठीक है, तो इसका मतलब 121 और 122 दोनों के दोनों पार्लियामेंट और कोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो पहले 121 में कौन नहीं करेगा यहाँ पर भाई? पार्लियामेंट नहीं करेगी। कोर्ट क्या कर रहा है, कोई जज अपना क्या जजमेंट दे रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। 122 में न्यायालय भी संसद की कार्यवाही में कोई दखलंदाजी नहीं देगी। तो यहाँ तक हमने हमारा पार्लियामेंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया 122 तक। उसके बाद आती है बेटा आर्टिकल 123 में, पार्ट 5 के चैप्टर 3 में, अध्याय 3 में, चैप्टर 3 में आती है एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 123, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी कि अध्यादेश ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर। ठीक है, अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर आती है। जो राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। और ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुकी हूं प्रेसिडेंट के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो पार्ट 5 का चैप्टर 4 होगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है।